अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। हम लोगों ने अपने पिछले पार्ट में कवर किया था अबाउट ऑल आर दी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। उसके बाद हम लोगों ने उसके फॉर्मूले एब्रीवेशंस देखे थे। फिर हम लोगों ने मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी देखा था। इस हम लोग मेनली इस जो हमारी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो होगा एल्वुलर वेंटिलेशन रेट, एल्वुलर वेंटिलेशन और जो बाकी चीज़ें आ जाती हैं हमारी थोड़ी एनेटमी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा है वो है एल्वुलर वेंटिलेशन। अब एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है? एल्वुलर वेंटिलेशन द रेट एट विच न्यू एयर रीचेज दिस एरिया इज कॉल्ड द एल्वुलर वेंटिलेशन। अब हमारी जो दिस एरिया कौन सी बताई हुई है हमारी जो वो, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो डिविजन्स में डिवाइड होता है। कौन सी दो डिविजन्स होती हैं? एक वो जहां पर हमारी एक्सचेंज होती है गैस में, जहां पर हमारी गैस एक्सचेंज होती है, और एक वो डिवीजन जहां पर हमारी जो गैस है वो एक्सचेंज नहीं होती। वो जो सिस्टम है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। लाइक अगर हमारा हम लोग नोज ले लें, नोज स्टिल्स ले लें, हमारी नेजल कैविटी ले लें, हमारे लैरिंक्स, हमारा फेरेंक्स, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रैकिया, ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारी गैस एक्सचेंज नहीं होती। उसको हम लोग वहां तक क्या कहते हैं? वहां तक हम लोग कहते हैं वो जो रीजन है वो हमारा ट्रांसपरेटरी रीजन है। उधर जो गैसेज एक्सचेंज वो नहीं होती। जो रेस्पिरेटरी रीजन है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो मेनली स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद हमारे पास आता है एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर साइनसेस। फिर उसके बाद जो हमारा एल्वुलाई आता है, एल्वुलाई सैक आता है। मेनली वहीं पर सिर्फ हमारी गैसेज एक्सचेंज होती है। बाकी जो सारा एरिया है हमारा वो ट्रांसपोरेटरी एरिया है, वहां पर गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि एल्वुलर वेंटिलेशन उसे कहते हैं कि वो जो रेट है हमारा जो न्यू एयर हमारे रेस्पिरेटरी रीजन, जो कि हमारा मैंने बताया एल्वुलाई है मेनली, तो वहां तक जो हमारे न्यू गैस का पहुंचना या न्यू एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उस एयर का पहुंचने को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वुलर वेंटिलेशन। होप्स आप लोगों को समझ आया। उसके बाद यहाँ पर और जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय डेड स्पेस। अब हम लोगों ने जो सारी एरिया पढ़ी जो हम लोग कहते हैं कि जिसमें हमारी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही, जिसमें ट्रैकिया आ गया, नोज स्टिल्स आ गया, फेरेंक्स आ गया, हमारा ट्रैकिया आ गया, हमारे ब्रोंकाई आ गए, और कुछ हिस्सा जो बड़े ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी आ गए। तो वो जो है जहां पर हमारी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही उन एरियाज को हम लोग क्या कहेंगे? डेड स्पेस। ठीक हो गया जी। यहाँ पर लिखा हुआ है जिनमें आ जाते हैं नोज, फेरेंक्स, ट्रैकिया, वेयर गैस एक्सचेंज डज नॉट अकर। उसके बाद लिखा हुआ है दिस एयर इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर। वो एयर को हम लोग डेड स्पेस कहेंगे, डेड स्पेस एयर कहेंगे, और एरिया को हम लोग कहेंगे डेड स्पेस, जिसको हम लोग मेनली कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। जो हम लोगों के मेनली सारे जो हमारे स्पेसिस होते हैं जो हमारे जहां पर गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही थी एयरवे पैसेज में, उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल का नाम क्यों लगाया? क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी एक वर्ड है, उसकी भी आगे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसीलिए ये जो हमारा है इसको हम लोग जो रेस्पिरेटरी पैसेज है जहां पर हमारी वो हमारी रेस्पिरेशन नहीं हो रही, गैसेज ऑफ एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारी एयर जो पहले बाहर आती है, जो हमारी ट्रैकिया में बाहर एयर होगी, जो हमारी वो ब्रोंकाई में एयर होगी, या जो हमारे फेरेंक्स में एयर होगी, नोज में एयर होगी, वही बाहर आएगी ना। सबसे पहले जब हम एक्सपायरेशन शुरू करते हैं तो पहले वो आती है बाहर, फिर जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है जहां पर गैसेज एक्सचेंज हुआ है वो फिर आती है। तो उसी ये बेस पर ये चीज देख के इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, किसको मालूम करने के लिए? ये जानने के लिए कि टोटल डेड स्पेस हमारे पास, एनाटॉमिकल डेड स्पेस है कितनी। अब वो वॉल्यूम इन्होंने मालूम करने के लिए क्या प्रैक्टिकल किया? इन्होंने क्या किया कि एक आदमी को 100% ऑक्सीजन इनहेल करवाई। पहले तो उसको नॉर्मली हम लोग हर जगह पर देखते हैं कि जब हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल करना होता है, पूरे जो आदमी है उसको हम लोग प्रॉपरली एक्सहेल करवा देते हैं। जब उसने नॉर्मली पूरी एक्सहेल कर ली एयर, तो बाकी जो हमारे तो
जब हमारे अंदर फंक्शनल रेजिडुअल, वो तो हमारे अंदर मौजूद ही होती है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या फंक्शनल रेजिडुअल हमारा जो वॉल्यूम है अंदर, वो तो हमारे अंदर रहता है। ठीक हो गया जी, उसने नॉर्मल एक्सपायरेशन की, उसके बाद हम लोगों ने उसे 100% ऑक्सीजन इनहेल करवा दी। मतलब उसमें वैसे तो हम लोग जब नॉर्मली एयर लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होती है 79% या 78%, 21% जो है हमारी ऑक्सीजन होती है तकरीबन। तो हम लोगों ने ऐसे नहीं किया, उसको डायरेक्ट 100% ऑक्सीजन इनहेल करवाई, जिसने इनहेल कर ली। अब आप देखें जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी, जहां पर गैसेज एक्सचेंज होगी, वहां पर जब हमारी ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगी तो हमारी ऑक्सीजन रहेगी नहीं, 100% तो नहीं रहेगी। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो उसकी सैचुरेशन है ऑक्सीजन की, या जो उसकी परसेंटेज है, कंसंट्रेशन है, वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो हमारे डेड स्पेस में है, जो हमारे ट्रैकिया में है, जो हमारे ब्रोंकिया में है, जो हमारे नोज में, फेरेक्स में है, वो तो एक्सचेंज नहीं होगी। वो जब एक्सचेंज ही नहीं होगी तो हमारे जो 100% है तो 100% ही बाहर आएगी। और हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले हमारी जो डेड स्पेस में एयर होती है वो पहले बाहर आती है। तो हम लोग यहाँ से एक प्रैक्टिकल करते हैं। जब हम लोगों ने देखा एक आदमी को, हम लोगों ने 100% ऑक्सीजन इनहेल करवा दी, जब उसने एक्सहेलेशन स्टार्ट की तो हम लोग देख रहे हैं पहले 100% ऑक्सीजन आई जा रही है, आ रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग इसकी यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं कि नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी करके ना नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आने लग गई। जैसे पहले 1 आई, फिर 10 आई, फिर 20 आई, आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज क्यों हो रही है? हम लोग देखते हैं कि एयर में डिफ्यूजन भी तो होती है। हमारी जो रेजिडुअल एयर थी उससे थोड़ी जो नाइट्रोजन मौजूद थी उसमें, वो थोड़ी सी डिफ्यूज कर गई हमारी 100% में। सबसे पहले हमारे पास प्योर 100 आते जाएगी। जब एक वॉल्यूम उसका आ जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लग गई। मतलब कि हमारे जो वहां पर हमारी रेस्पिरेटरी एयर जो थी, जहां पर एक्सचेंज हुआ था, वो वॉल्यूम आने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे कि वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है 78 हो जाएगी। तब हम लोग कहेंगे कि प्रॉपरली वो एयर आ गई जो हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट थी। समझ आ गई आप लोगों को कि ये और वो जो हमारी प्योर ऑक्सीजन आई, 100% ऑक्सीजन आई, उसके जरिए हम लोगों को पता लग जाएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना हमारी डेड स्पेस एयर का वॉल्यूम है, या उतनी हमारी डेड स्पेस उतने वॉल्यूम की डेड स्पेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला फॉर्म किया था, जिसके लिए हम लोग इसको कहते हैं डेड स्पेस एयर या वॉल्यूम है डेड स्पेस का। वो कैसे मालूम करेंगे? वो हम लोग करेंगे ग्रे एरिया। पहले तो आपको मैं पिक्चर से थोड़ा समझा दूं। ये देखें, यहाँ पर फिगर दी हुई है। फिगर में क्या बताया हुआ है कि ये देखें, ये जो हमारी हम लोगों ने एयर, ये तो हम लोगों ने प्योर इंस्पायरेशन की ऑक्सीजन की, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं जब हम लोगों ने एक्सहेलेशन स्टार्ट की तो यहाँ पर देखें इतनी एरिया पे हमारे पास कोई नाइट्रोजन नहीं स्टार्ट हुई। असल में हम लोग कर रहे हैं नाइट्रोजन का टेस्ट, परसेंटेज नाइट्रोजन। कोई इधर जो हमारी ग्रे एरिया है यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन हमें 0% नजर आई। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पर थोड़ी सी एयर उसने ये एक्सहेल कर दी, तब जब उसने एक्सहेलेशन स्टार्ट की तो देखा कि हम लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन आना शुरू हो गई, और वो बढ़ती जा रही है और एक पीक पर आ जाती है। जब वो पीक पर आ जाती है तो फिर कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर हम लोगों को पता लग जाता है कि ये प्योर लंग्स की आ गई, और ये जो है ये हमारी जो मिक्स हुई थोड़ी ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की और थोड़ी हमारी एल्विलाई की एयर, यहाँ पर लंग की एयर मिक्स हुई है। ठीक हो गया जी। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, और इसके जरिए हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम लोगों को पता लगेगा कि जितनी ग्रे एरिया ज्यादा होगी, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रे एरिया में कोई भी नाइट्रोजन नहीं थी, मतलब उधर उतनी ज्यादा हमारे पास वो वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा। कौन सा वॉल्यूम ज्यादा होगा? हमारे पास डेड वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन जितना ज्यादा पिंक एरिया होगा, पिंक एरिया हम लोगों ने पढ़ा कि जहां पर हमारी नाइट्रोजन थी या जहां पर नाइट्रोजन आना शुरू हो गई तो उतना हमारा डेड एरिया कम होगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया, ग्रे एरिया इंटू वी, हम लोग किसे कहते हैं, जो टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने एक्सपायर किया एक्सपायरेशन के दौरान, उसको हम लोग वी कह रहे हैं। और पिंक एरिया जो थी वो हम लोग, मैंने आपको दिखाया, जिसमें नाइट्रोजन आना शुरू हो गई थी, और ग्रे एरिया जिसमें कोई नाइट्रोजन नहीं थी। जब हम लोग इन सब की वैल्यूज लेकर उस ग्राफ में से, या हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया है उस प्रैक्टिकल से लेकर प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम लोगों को क्या पता लगता है कि हमारी डेड एरिया वॉल्यूम कितना आता है? वो आता है अबाउट 150। वो कितना आ जाता है हमारे पास? अबाउट 150 आ जाता है। ये देखिए, हम लोगों ने 30 जो थी वो पिंक एरिया लिया है, 500 जो हम लोग नॉर्मली एयर एक्सपायर कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, 30 जो था हमारा वो ग्रे एरिया था, ये भी ग्रे एरिया है, और प्लस
पिंक एरिया हमारा 70 था। तो इनको जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास जो नॉर्मल डेड स्पेस आ गई वो कितनी आ गई, 150 हमारे पास डेड स्पेस, 150 ml जो है वो डेड स्पेस एयर का हमारे पास आ जाता है अप्रॉक्स। उसके बाद हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। मैंने आपको थोड़ा पीछे भी बताया था कि एक हमारे पास होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एक होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल तो मैंने बता दिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही उस एरिया को हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। लेकिन वो हमारी बुक बता रही है कि कुछ ऐसे एल्वुलाई होते हैं हमारे लंग के अंदर। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा एल्वुलाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो रेस्पिरेटरी पैसेज में आता है जहां पर मेनली गैस एक्सचेंज हो रही होती है। लेकिन कुछ हमारे एल्वुलाई ऐसे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं और पार्शियली फंक्शन होते हैं, जब क्योंकि वहां पर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है। वो तब फंक्शनल होते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव ब्रीदिंग करते हैं। तो मेनली जो वो वाले एल्वुलाई थे हमारे, तो उन एल्वुलाई में भी अगर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही तो उनको भी हम लोग कहेंगे डेड स्पेस। जी, उनको भी हम लोग कहेंगे डेड स्पेस। और उस डेड स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उस डेड स्पेस को और हमारी एनाटॉमिकल डेड स्पेस को प्लस करके जो हम लोग नाम देते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जो नॉन फंक्शनल हमारे एल्वुलाई हैं और टोटली, और जो हमारे वो मिली हुई है हमारे जो एयर का पैसेज वे है जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो रही एक्सचेंज, उस पूरे एरिया को प्लस करके हम लोग क्या कहते हैं, ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस हम लोगों ने निकाल ली। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ये आ गई हमारी physiological dead space. Some of the alveoli are non-functional and only partially functional because of the absent or poor flow through the adjacent pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries सही से प्रोवाइडेड नहीं होती। उसके बाद हम लोग उसे भी डेड स्पेस कहते हैं। और टोटल जो डेड स्पेस है मिलाकर, जिसमें एनाटॉमिकल और वो दोनों आ गए, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो अप्रॉक्स इक्वली होती है। किसके इक्वल होती है, हमारे, वैसे हम लोगों ने कहा था दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो नॉर्मली इक्वली होती है। हम लोग अप्रॉक्स इक्वली ले लेते हैं 150 के, जो कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बराबर हो गई। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन। रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है, वो रेट जिसमें हम लोग पर मिनट जो है, अब देखें एल्वुलर वेंटिलेशन पर मिनट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यू एयर एंटरिंग द एल्वुलाई एंड एडजेसेंट गैस एक्सचेंज एरियाज ईच मिनट। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, जो हम लोग डेड स्पेस इसमें से निकालकर जो हमारी एयर हमारे एल्वुलाई तक मेनली पहुंच रही है, जहां पर गैस एक्सचेंज हो रही है, वो जो हमारी उसका जो रेट होगा, रेट हम लोगों को पता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको जब हम लोग, जैसे हम लोगों ने मिनट वॉल्यूम किया था, तो उसमें हम लोगों ने मिनट वॉल्यूम में तो टोटल हम लोगों ने की थी ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेड स्पेस को निकाल लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन। मतलब जो हमारे एल्वुलाई हैं मेनली वो वेंटिलेशन कितने रेट के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं कि जो हम लोग नॉर्मली वही फॉर्मूला रखेंगे। हमारे ये रेट आ गया एल्वुलर वेंटिलेशन का। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है कि हम लोग कितनी दफा फ्रीक्वेंसी कितनी दफा एक आदमी सांस ले रहा है 1 मिनट में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो टाइडल वॉल्यूम था उसमें से हम लोग जो डेड स्पेस वॉल्यूम है या डेड स्पेस एयर है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। जब उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम लोग नॉर्मली 500 लेते हैं और ये इसको हम लोग कितना 150 लेते हैं। तो 150 जब इनमें से माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 350। तो मतलब 350 को हम लोग जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी दफा भी हम लोग सांस ले रहे हैं मिनट में, जो नॉर्मली 12 वो हमारा होता है 12 ब्रीदिंग पर मिनट, तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा मेनली क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन, जो कि अप्रॉक्स किसके बराबर होता है, वो अप्रॉक्स होता है 4900 ml पर मिनट। हम लोग जो हमारा रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन है वो नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग पे कितना होता है 4200 ml पर मिनट। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास उसके बाद जो हमारा सारा ब्लू एरिया आ जाता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि गाइटन हो और वो चैप्टर छोटा कर दें। तो उसके बाद जो हमारी ब्लू एरिया है इसमें मेनली क्या बताया हुआ है, उसमें ज्यादातर हमारे जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को डिस्कस किया हुआ है कि मेनली वो एनाटॉमी उसकी डिस्कस की हुई है। तो जो पहला पैसेज है हम लोग वो पैराग्राफ है हम लोग वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले पैसेज हमारे पास पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज वेज, जिसमें आ जाता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इसमें मेनली यही बताया हुआ है कि हमारे पास हमारे पास जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओपन रखने के लिए अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई और जो बड़े साइज के ब्रोंक्यूल्स हैं, तो उनमें तो हमारे प्रेजेंट होता है मेनली ब्रोंकाई तक हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्टिलेज।
हमारे पास सी, यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है हमारे पास ट्रेकिया के पास जो है वो हमारे पास सी शेप कार्टिलेज होता है जो कि डिसकंटिन्यूस है, पूरा कंटिन्यूस राउंडेड नहीं होता, क्योंकि राउंडेड हो तो वो कॉन्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन में तो नहीं जा सकता, इसीलिए जो है वो सी शेप होता है और पोस्टीरियरली वो डिफिशिएंट होता है। पोस्टीरियरली हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे उसके बाद हम लोग कहते हैं वो जो तो उसके बाद जो हमारे ट्रेकिया को खुला रखने में मदद करता है। और उसके बाद हम लोग कह रहे थे हमारे ब्रोंकाई में जो होते हैं वो हमारे जो कार्टिलेज की प्लेट्स हैं मेनली वो प्रेजेंट होती हैं, वो भी यही काम करती हैं कि हमारे पास मदद करती हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो खुला रहे। उसके बाद जो हमारे ब्रोंकाई, जब ब्रोंक्यूल्स में हम लोग आते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर कार्टिलेज है ही नहीं, वहां पर कार्टिलेज है ही नहीं। वहां पर कार्टिलेज की जगह पर क्या आ गया है, हमारी कार्टिलेज की जगह पर आ गया है मेनली हमारे पास कार्टिलेज की जगह पर आ गई है हमारे पास मसल्स। हम लोग पता है इसके लिए एक ना वो हम लोग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। हम लोग जब कार्टिलेज की देखते हैं ना, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट है, सी शेप, और हमारे जो ब्रोंकाई के अंदर जो होंगे वो प्लेट्स होंगी ऐसे, ठीक हो गई, बीच में हमारे मसल्स होंगे। और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर इसके पीछे मसल्स होंगे यहाँ पर, और जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें है ही नहीं कार्टिलेज, ठीक हो गया। लेकिन जब हम लोग मसल्स की बात आते हैं ना तो मसल्स इसके बिल्कुल, जब हम लोग इसका अपोजिट करते हैं तो वो मसल्स के लिए आ जाता है। इसमें मसल सबसे कम सिर्फ पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें मसल्स जो सारी जगह पर प्रेजेंट होंगे जहां पर हमारी कार्टिलेज नहीं है। और यहाँ पर अगर हमारे पास कार्टिलेज नहीं है तो वहां प्रेजेंट ही सिर्फ मसल होंगे, मतलब यहाँ पर वो दोनों अपने कार्टिलेज और मसल्स अपोजिटली काम कर रहे हैं। दोनों का फंक्शन मेनली यही है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो बंद ना हो जाए, ठीक हो गया जी, यहाँ पर ये बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय रिजिड देयर वॉल इंस्टीड दे आर केप्ट एक्सपेंडेड मेनली बाय द सेम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक हो गया जी। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर भी जो था वो नेगेटिव था, तो मैंने बताया था वो भी थोड़ी हेल्प करता है इनको बंद ना होने में, ठीक हो गया जी। उसके बाद बताया हुआ है मस्कुलर वाल ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पर यही बताया हुआ है इन ऑल एरियाज ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई नॉट ऑक्यूपाइड बाय द कार्टिलेज, हम लोगों को पता है क्योंकि वो डिफिशिएंट होते हैं। और वहां पर जो होते हैं हमारे स्मूथ मसल होते हैं, द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स आर ऑलमोस्ट entirely made up of smooth muscles with the exception of most terminal bronchial called respiratory bronchioles। हम लोग कहते हैं कि फिर ना हमारे मैंने कहा था ना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हम लोगों ने डिवाइड किया था जहां पर गैस एक्सचेंज होनी होती है। अगर वहां पर भी थिक वॉल मसल प्रेजेंट होंगे या मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट होगी तो हमारी जो है वो डिफ्यूजन कैसे हो पाएगी। इसीलिए ये लोग बता रहे हैं कि जो हमारी मसल की लेयर है वो सिर्फ हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होती है। उसके आगे जब हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही थिन एक हमारे पास सिर्फ एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, स्क्वायमस टाइप की, जो कि हमारी एयर के वो एक्सचेंज में हेल्प करती है। मतलब वहां पर स्मूथ मसल नहीं होते, बाकी जो बड़े ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें हमारे मसल्स होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो में हम लोग मेनली कहते हैं कि हमारे जो एट द नॉर्मल कंडीशन, इसमें ना मेनली एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर, ये देखें जी, अब ये हमारा आ गया ट्रेकिया, ये हमारा आ गया, मतलब सबसे पहले तो आप सोचें एक रोड है जो कि देखिए चौड़ा तो बहुत है, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 1000 बच्चों को एक साथ गुजारना है। तो बच्चे जब जाएंगे तो एक दूसरे को धक्का करके बाकायदा, मतलब धिक्का देके हुए जाएंगे। बहुत ज्यादा इधर ट्रबुलेंस फ्लो होगी, बहुत ज्यादा मतलब फ्लो जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पेश आएगी, क्योंकि जगह तो बहुत ज्यादा है लेकिन बच्चे उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पर मेनली जो होगी वो यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोगों को नजर आएगी। लेकिन हम लोग कहें कि ये जो एक ये हमारे पास एक बड़ी वेसल तो है या एक बड़ा हमारे पास वो तो रोड तो है, लेकिन ये जो छोटे रोड्स हैं उसके मुकाबले में ये जो है एक है, ये 3 या 4 हो, तो इसमें से हम लोग बच्चों को डिवाइड कर दें कि एक में से 250 गुजरेंगे तो वो 1000 बच्चे 250 तो हैं, लेकिन इनमें से लाइन बना के आराम से गुजरते जाएंगे। इतनी रेजिस्टेंस पेश ही नहीं आएगी जितनी यहाँ पर दिक्के दे रहे थे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमारा अगर हम लोग इसको ट्रेकिया कहें, इसको ब्रोंकाई कहे, तो उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, तो हमारे ब्रोंकाई से बहुत ज्यादा ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये 2 या 3 हैं और उसमें से हम लोग कह रहे हैं
कि 12-12, 13-13 हमारे पास ब्रोंक्यूल्स निकल रहे हैं ब्रांचेस, तो उसमें से आराम से हम लोग और ज्यादा डिवीजन करेंगे तो बच्चे आराम से लाइन बना के गुजरते जाएंगे, उनको कोई मुश्किल ही नहीं होगी जितनी की बड़े में हो रही थी। यहाँ पर हमारे मेनली स्टोरी यही बताई हुई है कि हमारा जो ट्रैकिया है उसकी जो वो है तो बड़ा पाइप है, लेकिन उसमें उसके मुकाबले हमारे पास ब्रोंकस में ज्यादा एयर आसानी से गुजर जाती है और रेजिस्टेंस ज्यादा ट्रैकिया में आती है। उसके बाद ब्रोंकस में ज्यादा रेजिस्टेंस आती है एज कंपेयर टू ब्रोंक्यूल्स, मतलब ब्रोंक्यूल्स में सबसे आसानी से एयर गुजर जाएगी। मेनली यहाँ पर यही बताया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो occur not in tiny air passage of the terminal bronchioles but in some of the passage of but some of the larger bronchioles and bronchi near the trachea। ट्रैकिया के पास जो है चीजें हमारे पास यहाँ वो एयर पैसेज है, वहां पर हमें ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू हमारे टिनी ब्रोंक्यूल्स। वहां पर रीजन मेनली ये दिया हुआ है कि हमारे पास बहुत लार्जर ब्रोंकाई के मुकाबले में हमारे पास बहुत ज्यादा 65,000 पैरेलल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो उनमें आसानी से वो लाइन बना के हमारे एयर पार्टिकल्स गुजरते जाते हैं। लेकिन सम डिजीजेज में हमारा जो एरिया का हमारे ट्रैकिया का ब्लॉक होना तो मुश्किल है क्योंकि वो इतना बड़ा विंड पाइप है, लेकिन हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो आसानी से ब्लॉक हो सकते हैं। ब्लॉक होने के बाद उनकी जो उनमें जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो वो कौन से रीजन है जिसमें ब्रोंक्यूल्स की हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या वो ऑक्लूड हो जाते हैं? तो वो है 3 रीजन है। उनमें आ जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन देयर वॉल, मसल कॉन्ट्रैक्शन उनके जो मसल हम लोगों ने पढ़ा है ब्रोंक्यूल्स मसल के बने हुए हैं तो वही कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। दूसरा एडिमा ऑफ द वॉल हो जाए, हमारी वॉल एडिमा मतलब उसमें हमारे पास ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाए या हमारे पास म्यूकस कलेक्टिंग ज्यादा हो जाए, जो हमारा म्यूकस सिक्रेट होता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में वही ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए और इस ब्रोंक्यूल्स में जमा होने लग जाए, तब भी हमारा जो है ब्रोंक्यूल इंक्लूड हो जाता है, ऑक्लूड हो जाता है और उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं 2 किस्म के नर्वस कंट्रोल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। चलें ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।